So, in today's class, we will start with section 15 and the relevant rules also. Okay, so section 15 talks about requirements before delivery on sales. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि वेन एवर अ डिज़ाइन ओनर वॉन्ट्स टू सेल एनी प्रोडक्ट कंटेनिंग अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन तो व्हाट ही नीड्स टू डू. ओके, what are his requirements before selling any product with registered design. Okay, so इससे related relevant rule number है rule 16. You can check in the design rules act, design rules book also. See, this is the rule, making marking of articles before delivery on sale. ठीक है, so we will cover both of them simultaneously. Okay, so clause A talks about before delivery on sales of any articles to which a registered design has been applied, the proprietor shall, if exact representations or specimens were not furnished on the application for registration, furnish to the controller the prescribed number of exact representation or specimens of the design, and if he fails to do so, I will not read it again and again, only the first one I am reading. The controller may, after giving notice thereof to the proprietor, erase his name from the register, and thereupon the copyright in the design shall cease. तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब भी आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देते हो उस टाइम पे इफ़ द प्रोपराइटर डिड नॉट सबमिट प्रॉपर एग्जैक्ट ड्राइंग्स, डिज़ाइन की प्रॉपर आपको ड्राइंग्स देनी पड़ती हैं या फिर सैम्पल्स देने पड़ते हैं. ठीक है, देन बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट, अगर आपने उस टाइम पे प्रॉपर ड्राइंग्स नहीं दी हैं या कुछ ड्राइंग्स कम दी हैं, मान लो सारे व्यूज़ नहीं दिए हैं, जैसे कि एक डिज़ाइन है तो उसके पर्सपेक्टिव व्यूज़ भी हो सकते हैं कि इस एंगल से बॉटल कैप ऐसा दिखेगा, इस एंगल से ऐसा दिखेगा. सो अगर आपने स्पेसिमेंट्स और सारे व्यूज़ नहीं दिए हैं, सारे ड्राइंग्स नहीं दिए हैं, देन बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट you should submit the required number of exact representations or specimens to the controller. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल करना स्टार्ट कर दिया और आपने अभी तक स्पेसिमेंस वगैरह नहीं दिए हैं. एंड इफ यू फेल टू डू सो देन कंट्रोलर विल गिव अ नोटिस. इफ स्टिल नॉट सबमिटेड then controller will remove the proprietor's name from the register and the copyright in the design shall cease. कॉपीराइट एंड हो जाएगा डिजाइन में. कॉपीराइट का मतलब ये वो वाला कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट एक्ट वाला. कॉपीराइट मींस द एक्सक्लूसिव राइट्स given for 10 years or 10 plus 5 years if you want to exceed for using that particular design on a class in which there are multiple articles. So if you want to use them on multiple articles, it's okay. If you want to use them on one article, then it's also okay. Okay, तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि ये चीज़ मैंडेटरी है कि अगर ओरिजिनल ड्राइंग्स नहीं दिए तो हमें सेल करने से पहले उन प्रोडक्ट्स की जिनमें डिज़ाइन है वो ड्राइंग्स हमें देनी पड़ेंगी और इसके नॉन कॉम्प्लायंस से आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और आपकी डिज़ाइन राइट्स भी ले ली जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इजी. Okay, so clause B talks about मार्किंग द आर्टिकल विद रजिस्टर्ड डिजाइन मार्क्स. तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई कि आपको सारे सैंपल्स और ये सब कुछ देना है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या बात हो रही है कि एवरी आर्टिकल सोल्ड विद अ रजिस्टर्ड डिजाइन, जो भी आप आर्टिकल बेच रहे हो जिसमें रजिस्टर्ड डिजाइन है, इट शुड हैव अ प्रिस्क्राइब्ड मार्क. ठीक है, जैसे कि लिखा होना चाहिए कि जैसे कि दिस इज रजिस्टर्ड और REGD लिख दिया या फिर डिजाइन नंबर ही लिख दिया. सो आपको हर आर्टिकल पे वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, इफ द प्रोपराइटर फेल्स टू मार्क ही कैन स्टिल कीप द डिजाइन बट ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है, अगर आपने मार्किंग नहीं की है हर आर्टिकल पे, डिजाइन नंबर नहीं मेंशन किया है या रजिस्टर्ड नहीं लिखा है या रजिस्टर्ड डिजाइन नहीं लिखा है, कुछ भी आपको ऐसा लिखना है जिससे ये प्रूव हो जाए कि this product is registered. Okay, so if the proprietor fails to mark it then he can still keep the design but main point is he cannot claim damages. अगर कोई उसकी डिजाइन को कॉपी कर ले, इन्फ्रिंजमेंट कर ले, पायरेसी कर दे तो वो डैमेजेस को क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता कि ही
took all proper steps to ensure marking, मतलब मार्किंग करने की उसने कोशिश तो की बट मार्किंग हो नहीं पाई, ठीक है। और या फिर वो ये प्रूव कर दे कि इन्फ्रिंजर ऑलरेडी न्यू अबाउट द डिजाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब इसको पहले से पता था कि ये डिजाइन रजिस्टर्ड है, स्टिल ही यूज्ड द डिजाइन। ओके, सो ये बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक कंपनी है जो वाटर बॉटल सेल कर रही है विद अ रजिस्टर्ड डिजाइन, बट वो भूल गए हैं उस पर रजिस्टर्ड डिजाइन नंबर लिखना, ठीक है। दूसरी कंपनी है उसने उनकी डिजाइन को कॉपी कर लिया, तो जो प्रोपराइटर है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। डैमेजेस क्लेम करने का मतलब सबको पता है ना, व्हाट डू मीन बाय क्लेमिंग द डैमेजेस? अकाउंट ऑफ से प्रॉफिट, ये सब बताया था ना मैंने मानसी, यू रिमेम्बर? Yes. ओके, Yes. Yes. ओके। सो अनलेस ही प्रूव्स, अगर वो ये प्रूव कर दे कि जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने जिसको इंस्ट्रक्ट किया था, ही इंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री टू प्रिंट मार्क्स बट फैक्ट्री में मार्किंग सही से नहीं हो पाई, या फिर इन्फ्रिंजर को ऑलरेडी, जिसने इन्फ्रिंज किया है, जिसने कॉपी किया है, उसको ऑलरेडी पता था रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। ओके, देन कमिंग टू, ये हो गया 1A एंड 1B। ओके, देन कमिंग टू 15 सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू वेव मार्किंग रिक्वायरमेंट्स। देखो अगर कोई ट्रेड या इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मार्किंग प्रोडक्ट्स इज इम्प्रैक्टिकल, जैसे कि साड़ी है, अब साड़ी के ऊपर आप डिज़ाइंस बनाए हो, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है जिसको आप साड़ी पे यूज़ करोगे, बट हर साड़ी पे डिज़ाइन नंबर लिखना, रजिस्टर्ड लिखना, दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल। ओके, तो ऐसे केसेस में, एक सेकंड यार, कौन आ गया? सॉरी। ओके, सो ऐसे केसेस में जहां पे इम्प्रैक्टिकल है या फिर बिजनेस के लिए हार्मफुल है मार्किंग करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकती है या फिर मार्किंग रिक्वायरमेंट को रिमूव कर सकती है फॉर दैट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जैसे मैंने बताया कि प्रिंटिंग रजिस्टर्ड डिज़ाइन नंबर ऑन ईच साड़ी इज इम्प्रैक्टिकल, तो गवर्नमेंट क्या है, आपको अलाउ कर सकती है कि आप फैब्रिक पे प्रिंट मत करो, आप एक लेबल अटैच कर दो, उस पर प्रिंट कर दो, ठीक है। या फिर यू कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो ज्वेलरी आइटम्स आर वेरी स्मॉल जिसमें कि रजिस्ट्रेशन मार्क्स को एनग्रेव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये अलाउ कर सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, टू मार्क ओनली ऑन द पैकेजिंग ऑफ द ज्वेलरी। ओके, या फिर ग्लास के प्रोडक्ट्स पे भी ऐसी कोई भी मार्किंग्स को ये रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। सो this is all about this section. Now let's see rule number 26, which is related to this. Okay, so देखो यहाँ पे आप नोट कर लो, सेक्शन 15 से रिलेटेड रूल है रूल 26, मार्किंग ऑफ आर्टिकल्स बिफोर डिलीवरी ऑन सेल। ओके, so before delivery on sale of any article to which a registered design has been applied, the proprietor of such design shall cause each such article to be marked with the word registered। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि मार्किंग में क्या लिखना है एग्जैक्टली, तो आप रजिस्टर्ड लिख सकते हो, और विद एब्रीविएशन REGD लिख सकते हो, और विद एब्रीविएशन RD लिख सकते हो, एज ही मे चूज। ओके, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ सॉफ्ट और ब्रिटल इन नेचर to which have been applied design registered in different classes of article with the number appearing on certification of registration, provided that the requirements of this rule and clause B of section 1 of section 15 shall be dispensed with as regard to textile goods। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल वाले जो गुड्स हैं उनमें ये वाली रिक्वायरमेंट को आप वेव ऑफ कर सकते हो, in which the design is printed or woven other than handkerchiefs। ठीक है, तो
पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि बिफोर सेलिंग एनी आर्टिकल विद द रजिस्टर्ड डिजाइन द प्रोपराइटर मस्ट मार्क इट विद द वर्ड रजिस्टर्ड लिखना है, REGD लिखना है या फिर RD लिखना है, यू कैन चूज एनी वन। ओके, फिर क्या बोल रहा है, द रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है, द नंबर शोन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टू विच हैव बीन अप्लाइड रजिस्टर्ड विद द नंबर अपीयरिंग ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये लिखनी है। फिर एक्सेप्शंस की बात क्या बताई जा रही है, इफ द आर्टिकल इज सॉफ्ट और ब्रिटल एंड डिजाइंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस आर अप्लाइड टू इट देन द रजिस्ट्रेशन नंबर में बी ओमिटेड, ठीक है। सॉफ्ट और ब्रिटल आर्टिकल्स पे आप हटा सकते हो। फिर एक एक्सेप्शन दे रखा है प्रोवाइडेड दैट में, जिसमें ये बोला गया है कि इन दो कैटेगरीज के लिए द रिक्वायरमेंट टू मार्क द आर्टिकल एंड द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 15(1)(b, सेक्शन 15(1)(b) में हमने यही पढ़ा था ना कि मार्किंग करनी है, तो ये वाली रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ किया जाएगा वेयर द डिजाइन इज प्रिंटेड और वूवन इनटू अ फैब्रिक, ठीक है, यहाँ पे डिजाइन फैब्रिक के अंदर प्रिंट करी गई है, ठीक है, बट नॉट हैंडकरचीफ्स। हैंडकरचीफ्स पे मार्किंग करनी ही करनी है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैंडकरचीफ्स पे मार्किंग वेव ऑफ की गई है या नहीं, तो यू विल से नो, ठीक है, हैंडकरचीफ्स पे करनी है। अदर कोई भी टेक्सटाइल गुड्स हैं जिनमें की प्रिंटिंग हुई है या और कुछ हुआ है, तो वहां पे ये आप वेव ऑफ कर सकते हो रिक्वायरमेंट, ठीक है। हैंडकरचीफ्स पे करना है, ओके, दिस यू शुड रिमेंबर। और आर्टिकल्स मेड ऑफ चारकोल डस्ट, ठीक है, अगर चारकोल डस्ट से बने हुए आर्टिकल्स हैं विच आर ब्रिटल एंड विच आर नॉट सोल्ड इन सिंगल पीसेस, तो इन पे भी मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन लाइक मल्टीपल चॉइस की, चार ऑप्शंस दे देंगे, आर्टिकल्स मेड ऑफ चारकोल डस्ट, टेक्सटाइल गुड विद प्रिंटेड और वुवन डिजाइन, हैंडकरचीफ्स, और एक ऑप्शन पूछ देंगे कि फॉर विच ऑफ दीज दिस मार्किंग रिक्वायरमेंट इज waived off या फिर मार्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल एंड नोट डाउन एवरीथिंग। समझ में आया? सो ओके ओके, ठीक है, गॉट अ थम्स अप। Now let's move down to next one, which is section number 16. It talks about effect of disclosure on copyright, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इसमें बहुत ही छोटा सा सेक्शन है बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इतने ही पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर ऑन कॉपीराइट, ओके, सो लेट्स सी। देखो इसमें तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि तीन सिचुएशंस में यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी डिज़ाइन का डिस्क्लोजर हो रहा है, डिस्क्लोजर मींस इफ़ यू आर शोइंग इट टू समवन, या फिर किसी ने आपकी डिज़ाइन को देख लिया है, तो जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है मानसी, इफ़ समबडी हैज सीन योर डिज़ाइन तो क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं? इफ आई हैव मेड अ डिज़ाइन एंड आई हैव शोन इट टू यू, तो क्या कोई ये बोल सकता है कि अब तो ये डिज़ाइन न्यू नहीं रही क्योंकि ये तो ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड हो चुकी है? मतलब नहीं ऐसा नहीं है, जैसे हम्म, क्योंकि ओरिजिनल के केस में तो पता ही होता है ना, बस एप्लीकेशन अलग है। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अपने डिज़ाइन का डिस्क्लोजर करते हो, जैसे कि जब हमने सेक्शन नंबर कौन से में पढ़ा था, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, तो प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन में जब हमने सेक्शन 4 में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी डिज़ाइंस ये नहीं हो सकती हैं, रजिस्टर नहीं हो सकती हैं, तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि वो डिज़ाइन जो कि डिस्क्लोज हो चुकी हैं टू पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया, तो वो डिज़ाइन तो फिर रजिस्टर्ड नहीं हो। जैसे कोई पेटेंट है, पेटेंट अगर डिस्क्लोज हो चुका है, ठीक है, पेटेंट अगर यूज़ हो चुका है तो फिर वो नॉवल नहीं रहा ना, फिर तो सबने देख लिया उसके बारे में। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली, बट हाँ, हमने ये भी पढ़ा था ना कि वो न्यू ना हो, ओरिजिनल ना हो।
हाँ, वो एक अलग रिक्वायरमेंट है, नॉट नॉट न्यू और नॉट ओरिजिनल तो अलग रिक्वायरमेंट है, बट ये वाली भी है ना, डिजाइन विच इज नॉट न्यू और ओरिजिनल और हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक, ओके। मीन्स इफ यू हैव शोन इट टू समवन देन इट इज नॉट न्यू ना। इफ यू इफ यू हैव शोन तो वो तो फिर ऑलरेडी मतलब पुराना हो गया, कि सबको इसके बारे में पता है, तो वो न्यू कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी डिजाइन किसी को डिस्क्लोज कर दो, देखो ये समझना जरूरी है कि डिस्क्लोज कर देने से जो आपकी डिजाइन है वो नई नहीं रह जाती, या फिर वो फिर रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं रह जाती। बट यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं। देर आर थ्री सिचुएशंस बेसिकली जहाँ पे अगर आप डिस्क्लोजर भी करोगे, अपने डिजाइन को दिखाओगे भी, तो उसकी नोवेल्टी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो वो सिचुएशंस हमें देखनी है। डिस्क्लोजर बाय प्रोपराइटर टू समवन इन गुड फेथ। अच्छा, गुड फेथ पेटेंट एक्ट में भी आया था। गुड फेथ का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डिज़ाइनर है, सपोज मैं ही हूँ, आई एम अ डिज़ाइनर ऑफ अ न्यू फोन केस डिज़ाइन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का केस बनाया मैंने, और मैं उस डिज़ाइन को एक मैन्युफैक्चरर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अंडर अ कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको बोल रहा हूँ कि भाई किसी को दिखाइयो मत, टू गेट अ सैम्पल मेड, और उसको बोल रहा हूँ कि मुझे इसका एक सैम्पल चाहिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि यार ये बनने के बाद कैसा लग रहा है, मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इस चीज को पब्लिकेशन नहीं बोला जाएगा। इस चीज को पब्लिकेशन नहीं बोला जाएगा। पब्लिकेशन मीन्स कि एवरीबडी हैज सीन योर डिजाइन, बिकॉज आपने गुड फेथ में किसी को दिखाया है, आपने क्योंकि उनको दिखाया है टू गेट अ सैंपल, सो दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ पब्लिकेशन, और दिस विल नॉट काउंट एज डिस्क्लोजर। समझ आ रही बात? टेल मी, आई कैन नॉट सी योर, Pradeep, you are able to understand what I am saying? Yeah, yeah, Okay, yeah. I great. think it is kind of the effect 29. तो Anticipation. यस यस, इसमें वो था ना पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक ये हाँ हाँ बिल्कुल, वो उससे उससे रिलेटेड भी एक सेक्शन है, वो अलग है। बट यू कैन से टाइप ऑफ वही है कि वहां पे उसको एंटिसिपेशन नहीं मानते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको पब्लिकेशन नहीं मानेंगे, यहाँ पे भी डिस्क्लोजर नहीं मानेंगे। पहली सिचुएशन ये हो गई कि अगर मैंने किसी को गुड फेथ में दिखाया है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, डिस्क्लोजर बाय एनी पर्सन इन ब्रीच ऑफ गुड फेथ। मैंने तो उसको गुड फेथ में दिखाया, लेकिन उसने उसको ब्रीच कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एन एम्प्लॉय, कोई किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो कंपनी की न्यू वॉच डिजाइन को लीक कर दे टू अ राइवल कंपनी। ठीक है, जैसे एक कंपनी में एक वॉच डिजाइन बनाई गई, और एम्प्लॉय ने ही उसको ये ऑपोजिट या फिर राइवल कंपनी को लीक कर दिया। ठीक है, तो ये अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हुआ ना, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हुआ। ये डिस्क्लोजर भी आपके पब्लिकेशन को या फिर आपकी कॉपीराइट ऑफ डिजाइन को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये हुआ है इन ब्रीच ऑफ गुड फेथ। आपने तो किसी को अच्छे गुड फेथ में दिखाया, बट उसने उसको ब्रीच कर दिया। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कि आपने परफ्यूम बॉटल डिजाइन्स बनाने को दिए। ठीक है, और उसको बोला कि किसी को ये मत करना, दिखाना नहीं, बट उसने उस डिजाइन को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रॉन्गफुल डिस्क्लोजर हुआ ना, तो इसको भी एज अ पब्लिकेशन काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है, कॉन्फिडेंशियल फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे लिखा है, and the acceptance of first and confidential order for articles bearing a new or original textile design intended for registration shall not be deemed to be a publication of the design sufficient to invalidate the copyright। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जूम इट, यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है।
ठीक है, अगर कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर प्लेस करता है, देखो टेक्सटाइल ऑर्डर्स, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिज़ाइंस हैं, जो भी साड़ी है या फिर कोई फैब्रिक की प्रिंटिंग है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे कि सपोज करो एक फैशन ब्रांड है, उसने एक फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर प्लेस किया है फॉर 500 मीटर्स ऑफ यूनिक फैब्रिक, ठीक है, जैसे कि वो इट कैन बी अ फैब्रिक ऑफ शर्ट और लाइक ट्राउजर और एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है, तो उन्होंने 500 मीटर्स का एक फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया है। इवन दो जो टेक्सटाइल प्रिंटर है जो प्रिंट कर रहा है उसने डिजाइन को देख लिया, बट स्टिल उसको ये पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। देखो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान पहली बार ऑर्डर करता है प्रोडक्ट्स विद द न्यू टेक्सटाइल डिजाइन, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर टेक्सटाइल डिजाइन ओनली, ठीक है, तो वो ऑर्डर कॉन्फिडेंशियल होता है, पब्लिक नहीं होता है, और ओनली बिटवीन द बायर एंड द सेलर होता है, ठीक है। तो टेक्सटाइल डिजाइन में जैसे क्लोथ्स, फैब्रिक्स या फिर पैटर्न्स जो भी प्रिंटेड होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपने फैब्रिक की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर देके, ठीक है, या फिर बैचेस में मास प्रोडक्शन करने से पहले बैचेस में वो देखना चाहते हैं कि हाउ इट इज़ लुकिंग, ठीक है, पहले ऑर्डर देने के बाद ये फैब्रिक प्रिंट होके कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ये बिफोर रजिस्ट्रेशन होता है। अदरवाइज तो वो फिर चेक ही नहीं कर पाएंगे ना, ट्रायल कैसे कर पाएंगे कि फैब्रिक पे प्रिंट होके कैसा दिख रहा है। तो अगर इस फर्स्ट ऑर्डर कोई पब्लिकेशन काउंट कर लोगे तो डिज़ाइन की नोवेल्टी चली जाएगी और रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए डिज़ाइन लॉ जो है वो एक्सेप्शन दे रहा है फॉर टेक्सटाइल केसेस जहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, यस, मानसी, यू वांट टू से समथिंग? एक्चुअली मैं तो थम्स अप यार हाँ ना बोल दिया करो, थम्स अप मेरे को दिखता नहीं है ना ऐसे। ओके। हैंड रेस किया तुमने, मैंने देख ये लिया। सब हम डिजाइन रजिस्टर होने से पहले की बात है ना? हाँ, ये डिज़ाइन रजिस्टर होने से पहले की रजिस्टर बात नहीं है। हुआ है। हाँ, डिज़ाइन रजिस्टर नहीं हुआ है, उससे पहले की बात है ये, ठीक है। ओके, सो डिज़ाइन रजिस्टर होना एक अलग बात है, डिज़ाइन की एप्लीकेशन देना एक अलग बात है। जैसे एप्लीकेशन दे दी, डिज़ाइन रजिस्टर होना इज इक्विवेलेंट टू पेटेंट ग्रांट होना। ओके,